अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? अच्छा, हम एग्जैक्टली 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं ये पूरा सेटअप स्विच कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली 10 मिनट आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है?
मगर वो एक एंड्रॉइड था, एक विंडोज, उसका मतलब सर कुछ चंक ऐसा है जो एंड्रॉइड भी है, विंडोज भी है, तो उसको पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर मैं बैठता हूँ सॉरी यार, मैं क्लास है बिल्कुल, तो कल बैठता हूँ फिर आपके साथ, ठीक है? शायद अच्छी खुशी हुई यार आपसे मिलकर। हामिद, थैंक यू। चले जी सर, सॉरी एक मीटिंग थी छोटी सी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर हमने लास्ट क्लास में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को हम देख रहे थे, ठीक है जी। आज हमने इसको जरा सा आगे लेके जाना है सर। अभी आवाज आ रही है सही? अभी सही आवाज आ रही है? नहीं, वेबिनार ऑफ नहीं चल रहा था बेटा, अभी हमें पूरा मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है अपने सिस्टम में, ठीक है ना। मेजर शिफ्ट का मतलब ये है कि हम जो है ना वो एक एक्सट्रीमली सिक्योर्ड सिस्टम पे जा रहे हैं जिसकी मंथली कॉस्ट हमें तकरीबन को $5000 पड़ रही है, ठीक है ना। बस वो हमें भी उसको फाइनलाइज कर रहे हैं कि यार उसमें हम ये कि हमारे क्विज़ेस, एग्जाम्स, हर एक चीज उसके अंदर जो है वो कंडक्ट हो पाएगी, मतलब हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट हम उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बस दुआ है अल्लाह से कि यार वो अल्लाह हमारे लिए आसान करे। तो मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं, मतलब वो एक डायनेमिक सेटअप होगा। उसमें ये होगा नीचे कैब फॉलो के लिए कि आप जैसे लॉगिन होते हो क्लास के लिए, क्लास खत्म होगी, जैसी क्लास खत्म होगी आपके सामने क्विज आ जाएगा कि आप इस क्विज को अगली क्लास से पहले जो है ना, अगली क्लास से पहले आप इसको कंप्लीट करें, और अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको जो है वो क्लास में घुसने नहीं देगा, ठीक है जी, घुसने नहीं देगा आपको क्लास, ऑब्वियसली भाई, ठीक है जी। अभी वाले से बड़ा फर्क है ना। देखो अभी बच्चा क्विज नहीं देता, एग्जाम नहीं देता, टुल्ले मारता है। आपको पता है अभी नया बैच शुरू हुआ है FA का ना, और आपका बैच दोनों मिला के टोटल रजिस्ट्रेशन है कोई 300। आपको पता है इस क्लास में कितना बच्चा बैठा है? 125। 300 लोगों की रजिस्ट्रेशन में ओनली 125 बच्चे यहाँ बैठा हुआ क्लास में, ठीक है ना। एक मेजोरिटी जो है वो जाती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए। मेजोरिटी, पहले ये होता था कि यार 25-30% लोग जाते थे, अब 25-30% क्लास लेने आते हैं, बाकी सारा ऑनलाइन वो है, ऑफ हैंड ले रहा हो, मतलब ऑफलाइन ले रहा होता है उसको। तो ये तरह कल्चर ना नीचे चेंज करना चाह रहे हैं कि बच्चा लाइव क्लास ले, क्योंकि आप लोग देखो मेच्योर्ड, आप क्लास ले लेते हो, बाद में आप बच्चा बैठ जाएगा ले लेगा। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, नवाबी करते हैं, बाद में वो पेंडिंग लेक्चर होता है, पेपर में 80 मिनट बाकी होते हैं और 60 लेक्चर बाकी होते हैं, ठीक है ना। तो ये हाल हुआ है लास्ट टाइम लोगों का ना। तो देखो अब अल्लाह खैर करे यार। चले जी सर हम स्टार्ट करते हैं जनाब। सर देखिए हम एक चीज आज पढ़ने जा रहे हैं कि सर रेवेन्यू ओवर टाइम, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड कहते हैं जनाब रेवेन्यू आप जब बुक करें जब आप कंट्रोल ऑफ द कमोडिटी, कंट्रोल ऑफ द गुड किसी सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर दो। कंट्रोल ऑफ द गुड किसी पार्टी को आपने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। जून वाले बैच का कितने % सिलेबस हो गया है? जून वाले बैच में 3 स्टैंडर्ड रह गए बस। अच्छा भाई हम 25 तारीख से फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे शायद। जो घर से लेना चाहता है वो घर से ले, जो फिजिकल लेना चाहता है वो आके फिजिकल ले, तो मोस्ट प्रॉब्लम हम फिजिकल पे चले जाएंगे, ठीक है। 25 तारीख को हम देखेंगे गवर्नमेंट का क्या ऐलान होता है, ठीक है जी। हम पढ़ लें ताकि यार ये मतलब हमारे पास पौने 1 घंटा और 35 मिनट बचे हैं, इसको हम जरा यूटिलाइज कर लें, ठीक है। अच्छा जी सर ऑनलाइन ही रखूंगा मैं, ऑनलाइन जो बंदा लेना चाहता है वो ऑनलाइन ले, जो क्लास में आके लेना चाहता है क्लास में आके ले। हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई कैद नहीं है, घर से बैठ के क्लास लो बेहतर है, यहाँ के लेना चाहते हो यहाँ के क्लास, दोनों ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है सर जी, दोनों एक साथ चलेंगे। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आप किसी को गुड्स कमोडिटी ट्रांसफर करते हो ना, कंट्रोल ट्रांसफर करते हो, तो आपने रेवेन्यू जब बुक करना है जब कंट्रोल क्या हो जाए सर, ट्रांसफर हो जाए। स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये कंट्रोल ट्रांसफर जनरली होता है जब आप कमोडिटी को गुड को ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन बाज औकात होता ही है सर कि स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करो। कब?
सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करना है। ठीक है जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करना है। और अगर सर इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं होती देन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम। देखो एक चीज याद रखना, आप सवाल सॉल्व करोगे ना पास्ट पेपर्स के, आपको सवाल नजर आएंगे पुराने सवालों में IAS 11 चल रहा होगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में। IAS 11 ये कहता था कि जब आप सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाए ना, हमेशा स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे जाएं। किस पे जाएं? हमेशा स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे जाएं। लेकिन सर IFRS 15 ये कहता है कि नहीं स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं इस्तेमाल होगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं इस्तेमाल होगा अनलेस यू प्रूव इट कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो रेलेवेंट है, अनलेस यू प्रूव इट। देखो पुराने जमाने में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे चलते थे, मतलब इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, यू हैव टू अप्लाई स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर IFRS 15 में चेंज है। IFRS 15 कहता है जनाब बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू जब बुक होगा जब आप गुड्स को कंट्रोल हैंडओवर कर देंगे सामने वाली पार्टी को। लेकिन अगर आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई करना चाहते हो तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन मीट करनी है, इन तीन में से कोई एक कंडीशन मीट करनी है, जो भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, पहली कंडीशन के कंपनी परफॉर्म्स एंड कस्टमर utilizes the services simultaneously। सर क्या मतलब? भाई मैं काम करूं और उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली साथ साथ लेता रहे, मैं काम करूं और कस्टमर उसका बेनिफिट इमीडिएटली साथ साथ लेता रहे। सर देखिए मिसाल के तौर पर मैंने एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया सर, ठीक है जी, मेंटेनेंस या सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी में कि मैं 3 साल तक आपको सर्विसेज दूंगा। मैं सर माफियां झाड़ू पोछे वहां भेज देता हूं, अच्छा रोज के रोज वहां सफाई हो रही है, रोज के रोज सफाई हो रही है, क्या जो सर्विस में दे रहा हूं उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा है? जो सर्विस में दे रहा हूं उसका कस्टमर बेनिफिट इमीडिएटली ले रहा है नहीं ले रहा? जी जनाब, हाँ या ना? तो सर क्या मेरे परफॉर्मेंस का बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली बेनिफिट ले रहा है? हाँ सर, मेरी परफॉर्मेंस का बेनिफिट इमीडिएटली कस्टमर दे रहा है। सर स्टैंडर्ड आपको कहता है फिर यहां तक रुको नहीं, एंड तक रुको नहीं, आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक करो, आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक करो। क्लियर है? आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक करना है जब आपकी परफॉर्मेंस कोई एसेट क्रिएट नहीं करती बल्कि उसका बेनिफिट कस्टमर साइमल्टेनियसली ले रहा होगा। डन? फिर सर मैं स्टैंडर्ड को ये कहता हूं कि नहीं यार, व्हाट इफ की परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी creates an asset which is controlled by the customer। ठीक है जी सर, व्हाट, हाँ ऊपर वाले में सिर्फ सर्विसेज आएंगी, पहले पार्ट में सिर्फ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ सर, एक कस्टमर मेरे पास आता है कि सर मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है मैं बना दूंगा। बिल्डिंग कहाँ बनानी है भाई? कस्टमर कहता है बिल्डिंग मेरी जमीन पे बनानी है, कस्टमर कहता है बिल्डिंग मेरी जमीन पे बनानी है। अब बताओ सर, मैं जब काम करूंगा बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ, क्या उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा होगा? क्या कस्टमर उसका बेनिफिट इमीडिएटली ले रहा होगा, या वो जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती उसका बेनिफिट उस वक्त तक नहीं लेगा? ऐसा ही है ना, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो उसका बेनिफिट कस्टमर नहीं लेगा। तो मुझे बताओ, जब मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है? आपको लगता है ना कि एक एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी इज क्रिएटिंग एन एसेट। ठीक है जी, और मैं कह रहा हूं जनाब वो एसेट डे 1 से किसके कंट्रोल में हो? वो एसेट डे 1 से किसके कंट्रोल में हो? कस्टमर के। कैसे? सर मैं कस्टमर की जमीन पे उसको बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, आपको नहीं लगता कि एसेट डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में है? अगर मैं कस्टमर की जमीन पे उसको एक एसेट बना के दे रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि शाम होती है सर मेरा जब झगड़ा होता है बाहर से मैं अपना एसेट उठा के ले जाता हूं? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। कस्टमर की जमीन पे एसेट बनाना इटसेल्फ सफिशिएंट है इस चीज के लिए कि डे 1 से वो एसेट उसके कंट्रोल में। तो बताओ, मैंने 2 केसेस देख लिए अभी तक, या तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मैं परफॉर्म करूं कस्टमर उसका बेनिफिट इमीडिएटली ले। सर या तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी जमीन पे हो रही हो,
एसेट किसके कंट्रोल में हो, डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो आपने रेवेन्यू ओवर पॉइंट बुक करना है। मुझे बताएं सर, पहले वाले केस में रेवेन्यू ओवर द पॉइंट बुक ओवर द पीरियड बुक करना है? यस सर। दूसरे वाले केस में क्या रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना है मेरे बच्चों? हैं, क्या रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना है? हाँ या ना में जवाब दोगे? जी सर, बुक करना है ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड का मतलब है स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, चर्चियों स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। और ओवर द पीरियड क्या होता है? हाँ जी सर, एआरडीडी जो सर्विसेज दे रहे हैं वो केस 1 में जाती है, क्यों? अच्छा, मैं आपको जो सर मिसाल के तौर पर बेनिफिट दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, उसका बेनिफिट आप साइमल्टेनियसली ले रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी सर, वेरी गुड सर। सर तीसरा 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 सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर घेरेगा यहीं पे, थर्ड पॉइंट सर, परफॉर्मेंस ऑफ द entity creates an asset which has no alternative use because of limitation on practical ability or contractual restrictions। ठीक है जी। प्लस entity is entitled to consideration for work done so far। अब सर ये खतरनाक किस्म की अंग्रेजी सुनो, पहले एग्जांपल सुनना, फिर उसके बाद अनस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरी जान। अच्छा ये सुनो, मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास आप आते हो और आप मुझे कहते हो कि सर मुझे ना एक सैटेलाइट बना के दें, ठीक है जी, एक सैटेलाइट सेटअप बना के दे पूरा। मैंने कहा सैटेलाइट सेटअप बेटा कोई 250-350 करोड़ का बनेगा। आपने कहा बना के दे सर पूरा। अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, मैं सैटेलाइट सेटअप बनाता हूँ, ठीक है जी, मैं सैटेलाइट सेटअप दुनिया भर के लिए बनाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए बनाता हूँ। हर एक कंपनी के सैटेलाइट सेटअप का सेटअप इतना डिफरेंट होता है कि कोई दूसरा बंदा उसको यूटिलाइज कर नहीं सकता। तो मुझे बताओ सर, जो मैं एसेट बना रहा हूं, क्या उसका बेनिफिट वन सिंगल इंडिविजुअली ले सकता है? ऐसा अगर मैं कोई ऐसा एसेट बना रहा हूं जिसका बेनिफिट वन सिंगल इंडिविजुअली ले सके, तो मैं कहूंगा जनाब कि मैं एक ऐसा एसेट बना रहा हूं जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकूं। मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकूं। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, अगर कोई इतना स्पेशलाइज, सर मिसाल दे रहा हूं, सर मेरे पास, मैं एक लॉयर हूं, आप आते हो मेरे पास, सर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कह लें, वलीद बिल्कुल सही, आप मेरे पास आते हो, मैं लॉयर हूं, आप कहते हो जी मेरी कंपनी में चल रहे इश्यूज, डायरेक्टर्स के चल रहे हैं आपस में फड्डे, भाईजान आप बैसियत लॉयर एक ओपिनियन बना के दो, एक ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो, ठीक है जी, ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो, फड्डा सुलझा के दो। अब बताएं, मैं ओपिनियन बनाने बैठ गया, वो ओपिनियन बनाने के लिए मैंने 1500 किताबें निकाल ली, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन बने जा रहा है, इट विल टेक 20 to 25 डेज। मुझे बताओ क्या ये एक एसेट है जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ? है इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आप लोगे, ये एसेट है, ये ओपिनियन आपके लिए एक एसेट है? जी बिल्कुल एसेट है सर। मेरा सवाल ये सर, अगर ये बिल्कुल एसेट है, मैं बना के दे रहा हूँ, क्या इसका यूज मैं किसी और को डायरेक्ट कर सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि इसमें मेजर फैक्ट्स आपकी कंपनी के स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, वो किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं होते, स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। तो सर मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं इसका यूज किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा जी, व्हाट इफ जनरल एसेट, जनरल एसेट, व्हाट, बिल्कुल 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 बिलाल, बिल्कुल, व्हाट इफ जनरल एसेट, मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, या मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं, अपनी जमीन पे बना रहा हूं, आपकी जमीन पे नहीं, अपनी जमीन पे बना रहा हूं, अपनी जमीन पे बना रहा हूं, अपनी जमीन पे बना रहा हूं। मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपनी जमीन पे एक एसेट बना रहा हूं,
और मैं आपको सर ये कहता हूँ कि यार ये 6ठे फ्लोर पे आपका घर होगा इंशाल्लाह, यहाँ से आपको व्यू नजर आएगा, वहां समंदर नजर आएगा, इधर रेगिस्तान नजर आएगा, पीछे नखलिस्तान नजर आएगा, यहाँ से जर्मनी और इसराइल भी नजर आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा ठीक है, वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये मेरा अपार्टमेंट जो है ना, ये ना कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या कंप्लीट होने के बाद आप किसी और को ट्रांसफर कर दो। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं मिस्टर सेलर, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि आप इसका यूज किसी और को डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर सर सेलर पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डाल दी जाए, सेलर पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डाल दी जाए कि आप इस एसेट को ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और कंप्लीट होने के बाद किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे, किसी और को यूज करने नहीं दोगे, तो मैं कहूंगा सर मैंने कंपनी की कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। सर स्टैंडर्ड कहता है कंपनी पे या तो प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो उसकी, किसी दूसरे को एसेट ना दे सके, या उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर लगी हुई हो और वो दूसरे को एसेट ना दे सके, तो हम कहेंगे जनाब कंपनी परफॉर्म कर रही है, एक एसेट बन रहा है, एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बन रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है भैया इसकी सब कंडीशन है जो ऊपर वाले किसी दो में नहीं है, सिर्फ इसके अंदर है कि मिस्टर सेलर जितना काम आप गधे की तरह किए जा रहे हो ना, किए जा रहे हो, आपकी लीगल एंटाइटलमेंट भी हो कि अगर आपने काम कहीं बंद कर दिया तो जितना काम आपने किया उसके पैसे आपको मिल जाए। देखो यार, रेवेन्यू बुक करने के साथ साथ रिसीवेबल बुक होता है, और रिसीवेबल जब कंपनी बुक करती है सर जब उसको पता होता है कि प्रोबेबल होता है कि पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ आपके लिए, मिन्नत बाजी के लिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने कहा भाई जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग बना के दे दें। अब मैंने काम शुरू किया अपनी जमीन पे, मैं अपनी जमीन पे बना के दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने अपनी जमीन पे काम करना शुरू किया, मिन्नत ने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ये एसेट किसी और को डायरेक्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है मिन्नत बाजी, ये मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया। अब मैंने मिन्नत बाजी को बोला कि मिन्नत बाजी देखिए, मैं बिल्डिंग में तो आपके लिए घर बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ पूरी, लेकिन ये ना हो ना कि आप 40% काम कंप्लीट हो जाए, आप आके कहो कि यार अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं ले रही, ये ना हो ना। मतलब मैंने जितना काम किया ना, मेरी लीगल एंटाइटलमेंट हो कि मैं आपसे वो पैसे रिकवर कर सकूं, जितना काम मैंने किया है ना उस काम की लीगल एंटाइटलमेंट हो कि मैं आपसे पैसे रिकवर करूं। 40% बिल्डिंग कंप्लीट होने पे आप आके ये ना कहो कि मजा नहीं आ रहा भाई मैं नहीं ले रही, ठीक है जी। तो सर आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि आप उसके पैसे जितना मैंने काम किया वो मुझे दे सकें, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है। तो सर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे रेवेन्यू बुक कर सकता हूं। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं पहली कंडीशन में कंपनी परफॉर्म कर रही है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि बेनिफिट इमीडिएटली कस्टमर ले रहा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर दूसरी चीज, सर मैं परफॉर्म करूं, कस्टमर उसका बेनिफिट नहीं ले रहा, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो एसेट डे वन से कस्टमर के कंट्रोल में, कस्टमर की जमीन पे मैं ये एसेट बना रहा हूं, डे वन से एसेट कस्टमर के कंट्रोल में। सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने रेवेन्यू बुक करना है। सर अगर तीसरा केस, मैं एक ऐसा एसेट बना रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में, जो मेरे पास है सब मौजूद, लेकिन सर आपने मुझे मिस्टर कस्टमर आपने मुझे लीगली बाउंड किया हुआ है, या मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है इस एसेट को किसी और को डायरेक्ट करने की तरफ, किसी और को देने की तरफ। सर अगर मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी या मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है तो सर फिर ये एसेट आप ही के लिए बन रहा है, फिर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू बुक कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन साथ में ये भी अटैच्ड है कि जितना काम मैं करता जा रहा हूं मेरी लीगल एंटाइटलमेंट हो कि मैं जितना काम किए जा रहा हूं मुझे उसके पैसे मिल सकते हो, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने काम किया सर कोई मिसाल के तौर पर 10%, और मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा यार क्या नाम है अपना मेहदत बाजी, मैंने आपका ना 10% बिल्डिंग आपकी बना दी, मैंने कहा ठीक आप लीगली इंटाइटल्ड हो पैसों के लिए, पैसे आपको देर से दूंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, लीगल एंटाइटलमेंट स्टैब्लिश होना जरूरी है, लीगल एंटाइटलमेंट स्टैब्लिश होना जरूरी है, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपको इसके ऊपर केस स्टडीज दूं तो आप मैनेज करोगे हैं? इन तीनों केसेस के ऊपर केस स्टडीज दूं तो मैनेज करोगे? सर पहला टॉपिक चल रहा है साद आवान, और ये टॉपिक हमारा चल रहा है मेरा बच्चा IFRS 15, इसको कॉपी करना है, सुकून से कॉपी करो, सुकून से कॉपी करो। फिर हमने इसके केसेस देखने, थोड़े से मुश्किल केसेस देखने। प्रैक्टिकल एबिलिटी का मतलब ये है कि सर आप उस एसेट को किसी दूसरे को डायरेक्टली ना कर सको, वो इतना स्पेसिफिक हो अब्दुल अहद, वो इतना स्पेसिफिक हो किसी को आप ट्रांसफर ना कर सको, मतलब किसी और को इस्तेमाल करने के लिए उसमें सिग्निफिकेंट ओवरऑलिंग कॉस्ट लगानी पड़े। लीगली इंटाइटल्ड है ये कैसे पता चलेगा सर? ये हमारे जो रिस्ट्रिक्शन की लीगल प्रैक्टिस से पता चलेगा और कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा, ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और जो हमारी लीगल जो रिस्ट्रिक्शन उससे, ठीक है जी। बिल्कुल हो जाएंगे साथ, बिल्कुल हो जाएंगे, आज की चीज का कोई कनेक्शन नहीं है पास से। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन है बेटा।
पॉइंट 2 और 3 रीड कर दें, राइटिंग समझ नहीं आ रही, अस्तगफिरुल्लाह। परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी क्रिएट्स एन एसेट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं? तो प्रैक्टिकल एबिलिटी एक अलग चीज है, कंसिडरेशन एक अलग चीज है। करवा दूंगा यार, मतलब तू आगे ले जा, मुझसे ले जा मेरी जान, कोई टेंशन नहीं जी। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सबको एड करता है, जो भी सबसे ज्यादा जो है वो एड करता है जनाब उन कंपनीज को जिन पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिन पे अप्लाई होते हैं। तो लास्ट कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तभी लीगल एंटाइटलमेंट होगी, या साथ साथ देखो लीगल एंटाइटलमेंट का मतलब ये अरसलान अगर दरमियान में भी काम बंद हो जाए ना, तो जितना काम मैंने कर लिया उसके मुझे पैसे मिल जाए, ठीक है ना। ये तीनों केसेस रेवेन्यू ओवर द टाइम के, बिल्कुल। चलो जी, थर्ड पॉइंट के साथ जो कंडीशन है उसको जरा रीड कर दें प्लीज, मैं पूरा ही रीड कर देता हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी क्रिएट्स एन एसेट which has no alternative use because of limitation on practical ability or contractual restrictions, ठीक है जी। entity is entitled to consideration for work done so far, for work done so far। उसूलन बुक करना चाहिए उसूलन उनको, वो करते हैं पीरियड एंड पे, लेकिन करना चाहिए उनको रोज। नहीं देखो शाहजेब, यहाँ पर मसला ये कि आपने रेवेन्यू बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या रेवेन्यू बुक करना है एक साथ, ये इस पे बहस हो रही है। हाँ ये बिल्कुल नहीं, अरे यार मदद कहाँ तीन चीजों को कनेक्ट कर रही, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। प्लस वाला पॉइंट ना हो तो ओवर द पीरियड बुक नहीं होगा, फिर कोई भी कंडीशन मीट हो तो रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक होगा। सर ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं, दो पे अभी मैं रिकॉर्डेड बोल नहीं सकता कुछ इस पर। हमजा कुछ चीजें तो फोन पे कर लेना, मैं तुझे बताऊंगा क्यों नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल समीर मुजफ्फर, बिल्कुल जो इनको बना के देता है उसका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करता है। बिल्कुल अफसा, बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल। ये जो तीसरा प्लस है वो सिर्फ पॉइंट 3 के साथ है। बिल्कुल रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करेंगे रहीम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जो टर्मिनेट करेगा सामने वाली पार्टी को जितना काम हो चुका है पैसे देने पड़ेंगे, तो हम बिल्कुल जो है वो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करेंगे। सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, इसके केसेस देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं वो देखो वॉइस नोट में बताऊंगा कि क्यों नहीं आ सकता, वो मैं तो पब्लिक में नहीं बोल सकता, ठीक है। IFRS 15 रेसिप्रोकल अप्लाई होता है, इसका क्या मतलब है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब होता है अदली बदली। चले जी दोबारा देखें इसको एक मरतबा। चलो जी बड़े हम स्टेप आगे। अच्छा जी चलो, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताओ सर इसमें रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक होना है एज एट बुक होना है, एट वन पॉइंट इन टाइम बुक होना है? मुझे एक बात बताओ सर, मैं एक कंपनी के लिए एक शिप बना रहा हूं, और मैं शिप जो है ना वो जो यॉट है वो अपने पास बना रहा हूं, अपने अपने वेयर हाउस में बना रहा हूं, अपने प्रोडक्शन सेटअप में बना रहा हूं, मैं सेलर हूं। सर सामने वाली पार्टी ने मुझे लीगली बाउंड किया है कि आप इस एसेट को किसी बंदे को दिखा भी नहीं सकते, बेचना तो दूर की बात है,
दिखा भी नहीं सकते। और अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपका काम बंद हुआ, हमने आपको मना किया कि हमने नहीं चाहिए हमें शिप, तो सर हम आपको उतने पैसे देंगे जितना आपने काम कर लिया। हम आपको उतने पैसे देंगे जितना आपने काम कर लिया। तो मुझे बताएं सर, क्या मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक कर सकता हूँ रेवेन्यू? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक कर सकता हूँ। क्यों मिदत बाजी, क्यों जी, क्यों क्यों मिदत बाजी? क्योंकि सर एक तो मैं लीगली बाउंड हूं, और दूसरा जितना मैं काम कर लूंगा उसका मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, अब सुनना जरा दोस्त गौर से। ठीक है जी, अब सुनिएगा दोस्त, मैं एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट आपके लिए बना रहा हूं। मैं कंस्ट्रक्टर हूं, मैंने अपार्टमेंट बनाया, आपने मुझे लीगली बाउंड किया कि इस अपार्टमेंट को किसी दूसरे को यूज करने नहीं दोगे ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन एंड इवन आफ्टर द कंप्लीशन। आप किसी और को नहीं दोगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं। आपने कहा मैं 10% पैसे अभी दे रहा हूं, 90% पैसे बिल्डिंग कंप्लीट होने पे दूंगा। और मैंने कहा व्हाट इफ के तुमने दरमियान में तुम भाग गए, तो तुमने मना कर दिया, तो उसने कहा फिर जितना काम आपने किया होगा उसके पैसे आपको दे दूंगा, जितना काम आपने किया होगा उसके पैसे आपको दे दूंगा। अब बताओ, क्या मैं रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करूं या एज एड बुक करूं, मतलब टोटल एक साथ बुक करूं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? देखो कैश मिलने को नहीं कह रहा हूं, कह रहा लीगल एंटाइटलमेंट आपकी डिफाइंड हो कि आप जितना काम करो उसके पैसे मिल सकते हैं। सर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं, आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया कि किसी और को नहीं देना इस्तेमाल करने के लिए, लीगली बाउंड किया मुझे। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि अगर दरमियान में, गौर से सुनना, अगर दरमियान में ये बंदा छोड़ देगा, नहीं बनवाएगा एसेट, तो सेलर उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। सेलर को एसेट अपने पास ही रखना पड़ेगा जो वो बना रहा है। हाँ जी, तो सर हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एंड पे आके बुक करेंगे, हम दरमियान में बुक नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में लॉ की प्रैक्टिस हो, कोर्ट की प्रैक्टिस हो, कि जिस बंदे के पास ये सीन होता है कि कस्टमर भाग जाता है और सेलर कोर्ट में आता है, तो सर कोर्ट ने 99.99% केसेस के अंदर सर पैसे दिलवाएं सामने वाली पार्टी को, यानी सप्लायर को पैसे दिलवाएं। और ये एरिया का लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है सर, उसमें कानून में लिखा है कि अगर आपने दरमियान में काम बंद कर दिया तो सेलर का राइट है कि वो कोर्ट से रुजू करे। और कोर्ट ने पास में 99% केसेस के अंदर सेलर के फेवर में सर ये वर्डिक्ट सुना है। हाँ जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एज एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर द पीरियड। सर सवालात दूं करोगे? सवालात दूं करोगे? पक्का? वर्चुअली सेटअप बिल्कुल जी जनाब, करोगे? अब आओ जरा दोस्त। शाबाश सर, शुरू हो जाए। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है तो उसे सिर्फ पेनल्टी देनी होगी एज अ कॉम्पनसेशन, तो सर फिर हम रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक नहीं करेंगे। जितना कॉम्पनसेशन है वो हमारे किए हुए काम के बराबर नहीं हो तो हम रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक नहीं करेंगे। जी जी मेजत बाजी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो कस्टमर एक्सपेंस बुक नहीं करेगा, कस्टमर एसेट बुक करेगा। एसेट, डब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, डब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, डब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, वो यही एंट्रीज पास करता रहेगा। आईएस 23 याद आ रहा है जब हम छोटे थे पढ़ते थे, हैं? आईएस 23 याद आ रहा है? एसन को बोल रहा हूँ, एसन। 29 याद, 23 याद आ रहा है? याद आ रहा है? उसमें किसकी अकाउंटिंग हम करते थे? कस्टमर की अकाउंटिंग करते थे कि हमारा एसेट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बना के दे रहा है, यहां हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। वहां बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड देख के आए हो ना भाई। शाबाश जी, इसकी कॉपी 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 सर इसको सॉल्व करो, शाबाश। बॉडी का कोर्स तब तो दिया है, हालांकि रिफ्रेशर में पढ़ा था ना, इस वजह से रख लिया। 550 है ना, 30 मार्क का कोई तो छोड़ा था, एक ही बच्चे का वो आया हमारा सर कल, आपने थोड़ा सा लेट वो बताया ये
और किसी ने भी तक बोला नहीं नहीं छोड़ दो, आ रहा था। कुछ बोला नहीं। क्विज लो इनसे दबा के, इनको लिखना नहीं आता बंदियों को, जितना लिखवा सकते हो उसको लिखवाओ। कम से कम 50 क्विज होनी चाहिए ऑडिट के ऊपर। हो जाएंगे। बीच में मतलब ढीला पड़ जाए अच्छी रहेगी। तो इनकी लिखाई देख के ना अपनी गलतियां भी समझ में आएंगी। जी मेरे बच्चों, कितने का रेवेन्यू भाई पहले साल? पहले साल रेवेन्यू कितने का? 5,60,000। 5,60,000, ओके वेरी गुड जी। फिर भाई मैं मजीद 2 क्लासें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लगाऊंगा, क्योंकि आई कैप में IFRS 15 के ऊपर अब तक जितने सवाल हैं 80% लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। 80% ऑफ द टाइम सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही टेस्ट हुआ। जी मेरे बच्चों, हो गया? आठ 40 और 4 80, एक ने कहा 5 60। अरे अल्लाह माफ कर यार, मैं करा दूं उसको।
जी मेरे बच्चों मैं कराऊं। चलो जी, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, मेरा ईयर 1 है 2014 और 2015, सॉरी ठीक है जी, डेट्स दी हुई है मुझे 2014 और 2015। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास रेवेन्यू है कितने का भैया? सर 1.4 मिलियन का। ठीक है जी, मैं एक लीगल ओपिनियन बना रहा हूं। सर लीगल ओपिनियन केस 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, ये बताओ। केस 1 2 या 3? केस 1 2 या 3? 3 के साथ वो एक दुमछल्ला लगा हुआ था, एक छोटा सा मामला और लगा हुआ है 3 के साथ। वो क्या है कि रेम्यूनरेशन मिल सकती हो आपको आपके काम की जितना आप काम कर चुके, यही है। ये लिखा है जनाब, इफ टर्मिनेटेड बाय जमीर एंड कंपनी द कंपनी विल गेट द वैल्यू फॉर द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है जी, ये साफ साफ लिखा होना चाहिए सवाल में। ठीक है जी, अब अपना रेवेन्यू कितना जनाब? 1.4 मिलियन मेरे बच्चों, 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन। प्यारा भाई मुझे एक बात बता, मैंने कॉस्ट टू डेट 2014 में कितना खर्चा कर दिया है? 2014 में मैंने कितना खर्चा कर दिया सर? 2,40,000 का। सर मुझे एक बात बताएं, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, नोइंग द फैक्ट कि टोटल कॉस्ट 6 लाख है जी, 6 लाख की टोटल कॉस्ट है जी। लीगल एडवाइजर खुद टर्मिनेट कर दे तो कहानी खत्म ना। देखो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का हमारा वो है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा, हम खुद टर्मिनेट करेंगे तो रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, सीधी बात है। फिर कंडीशन मीट नहीं होती, हमजा बिल्कुल सही। या फिर हम अज्यूम करते हैं, वहां लिखते हैं ठीक है जी, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार इसको रेम्यूनरेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, सर 6 लाख में 3,60,000 का खर्चा और होना है। अब बताएं सर हमारा प्रॉफिट कितना है? जी मेरे भाई, सर 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है जी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर सर यहां मेरे पास सर कॉस्ट टू डेट पूरे 6 लाख, सर 8 लाख का प्रॉफिट मेरे बच्चों, डन। अब बताएं सर मेरे पास दूसरा स्टेप, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना जी? सर 240 ओवर 6 लाख, और इधर 6 लाख ओवर 6 लाख, कितना मेरे बच्चों स्टेज ऑफ कंप्लीशन? सर इधर 40% है, इधर 100% है। सर मेरे पास तीसरी चीज क्यूमुलेटिव पीएनएल, जिसको आप एसेट पीएनएल बोलते हैं। सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू निकालें जरा सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू 5,60,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से रेवेन्यू 14 लाख, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कॉस्ट इन दोनों को मिला के, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कॉस्ट मेरे बच्चों कितनी? 2,40,000। सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कॉस्ट कितनी जी? 6 लाख। मेरे बच्चों प्रॉफिट कितना जी? 3,20,000। सर प्रॉफिट कितना जी? 8 लाख। मुझे बताएं सर मेरे पास फॉर द ईयर पीएनएल, सर मेरे पास रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू मेरा बच्चा, एडिशनल 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 रेवेन्यू 8,40, कॉस्ट 2,40, एडिशनल कॉस्ट 3,60। क्या रहा सर मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना भाई? 3,20,000। फिर जी 4,80,000, ऐसा है। सर अगर एग्जामिनर आपसे मांगता पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना के दें तो सर दिस इज द पीएनएल का एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, दिस इज द पीएनएल वाला एक्सट्रैक्ट, दिस इज द पीएनएल वाला एक्सट्रैक्ट, ऐसा है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, क्लास के अंदर अली नबी वाला बैठा हुआ है? टुल्ला वली मोहम्मद बैठा हुआ है? वली मोहम्मद ने बिटुल्ला मार दिया आज।
नहीं, मीट नहीं होती तो मैं कंडीशन नहीं लिखता, लिखा हुआ नहीं होता तो मैं कंडीशन लिखता। ठीक है जी। कोई मसले वाली बात नहीं गुलाम मुस्तफा, कोई इशू वाली बात नहीं बेटा, डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे चले जाओ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, वो मांगते ही पीएनएल का एक्सेप्ट है। वैस मेमन बैठा हुआ है, चलो जी। किधर है भाई, वली भाई किधर है? क्यों? लीगल एंटाइटलमेंट तब होगी जब बायर कैंसिल ना, देखो यार, जब सेलर कैंसिल करेगा, अल्लाह के बंदों और खुदा के बंदों, जब सेलर कैंसिल करेगा तो रेवेन्यू किधर गया? हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट, वो देखो जितनी इंफॉर्मेशन देना उसी में से हमने चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है बेटा। फॉर द ईयर पीएनएल बनाना है, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मैं सेलर हूं, मिसाल के तौर पर मैं दर्जी हूं, ठीक है जी, मिदत मैं तुम्हारी बात करता हूं, ठीक है, एक फजूल का सवाल है लेकिन मैं जवाब दे देता हूं, सुनो। मैं दर्जी हूं, एक बंदा आया मेरे पास सर कमीज शलवार बनवाने के लिए, मैंने आधी कमीज सी और मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ भाई, इतना ही सीऊंगा और इसके मुझे भी पैसे दे, इतना ही सीऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं सीऊंगा, और मुझे इसके पैसे दो, ये पॉसिबल होता है? तो मैं यही कह रहा हूं बेटा, जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है ना तो फिर चले जी, बड़े हम आगे। दर्जी भी ओवर द पीरियड बुक करेगा ना, पहले आगे कमीज सिएगा, एंट्री पास करेगा इनकम की, फिर शलवार की एक पाँव सिएगा, एंट्री पास करेगा, फिर दूसरा पाँव सिएगा, एंट्री पास करेगा है। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। बीकॉम 4 साल का हो गया है, क्यों कर दिया? अल्लाह का शुक्र है, कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अभी जरा पागल के बच्चे जरा फोकस करके पढ़ाई तो करेंगे। अच्छा, चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर आए जरा एक सवाल मुझे और करके दे, शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, आप आप जो है वो, सर आप जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में कब लेते हो? आप कैसे लेते हैं सर वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में कब लेते हैं ये बताएं? सर जब उसके रिवर्स होने के चांसेस रिमोट होते हैं, जब उसके रिवर्स होने के चांसेस रिमोट होते हैं, ठीक है जी। शाबाश, सवाल को सॉल्व करें, शाबाश, जल्दी 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 जी, जल्दी जी। ग्रुप कौन सा है?
हो गया बेटा, करो उसको शाबाश। अभी जो नंबर में चलाता हूँ 033 वाला, इसको मुझे 033 हाँ जी मेरे बच्चों। अच्छा देखो, जब ईयर दिया हुआ है ना तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट्स ना भी दी स्पेसिफिक तो चल मसला नहीं है, एक ही क्लास हुई अभी। अच्छा देखो यार, एक बड़ी अजीबो गरीब बात यह है कि मतलब ये टेंडेंसी खत्म करो यार, ये लाइव क्लासेस लिया करो। ऑनेस्टली रिकॉर्डेड क्लास में बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो समझ लेता है चीजें, लेकिन एक एवरेज बच्चा चीजें मिस करता है, ठीक है जी। हाँ जी, इसको मैं रीड कर रहा हूँ सर, देखें किस ईयर में जाके प्रोबेबल है, सवाल में लिखा है। ये कह रहे जनाब, शुमाइल लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद केएमसी लिमिटेड, ठीक है जी, a government agency to build a specialized satellite. SL build satellites for various customers, ठीक है जी, such as governments and commercial entities. बताएं सर, केस 1 2 3, केस 1 2 3 थर्ड, वेरी गुड सर। The design and the construction of each satellite differ substantially on the basis of each customer's need, the type of technology that is incorporated into the satellite. ठीक है, अभी तक मेरी एक बात तो सेटिस्फाई हो गई है कि मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकूं,
लेकिन अभी वो पैसों वाली बात नहीं आई है, ठीक है। SL would have to incur significant cost to rework the design and function of the satellite to direct the asset to another customer. Say fair enough, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी हुई है फिक्स, वेरिएबल सर कॉस्ट दी हुई है टोटल, और जो इनकर्ड है 31 दिसंबर 2014 तक वो दी हुई है। इफ टर्मिनेटेड बाय KMC the contract will get the full value, ठीक है ना, for the work completed. Initially the variable consideration was not probable, ठीक है जी। at the end of the year the entity, at the end of the year का मतलब at the end of 2014, ठीक है जी सर। it was probable that the ये हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है जी। the entity assessed to be probable, ठीक है जी। अच्छा, इसको इस वर्ड को ना probable को काट के डॉजी वर्ड है, assessed to be virtually certain, ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसा सर। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अज्यूम कर रहा हूं पहले साल हमारे पास ये वर्चुअली सेटल हो चुका था। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं 2014 एंड 2015, ठीक है जी, बता रेवेन्यू मेरा भाई, रेवेन्यू कितना, कितना रेवेन्यू प्यारा भाई, कितना सर फिक्स्ड, कितना बेटा फिक्स्ड, कितना कितना सर 1025,440, वेरिएबल 256,360, ऐसा ही है। कॉस्ट टू डेट 437,320, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी जी सर, 7,54,000 की टोटल कॉस्ट बनानी है जी जनाब। बेटा मैंने नीचे यहाँ क्लियर कर दिया कि 2014 के एंड पे वर्चुअली सर्टन हो चुका था, ठीक है जी। प्रॉबल के केस में रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रोबेबल के केस में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है जी, जी जनाब। 316680 प्रोबेबल के केस में इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा कि इसके रिवर्सल के चांसेस रिमोट होने चाहिए, जी जनाब। अब बताएं सर, मेरे पास प्रॉफिट, शाबाश मेरे बच्चों, मैं मुश्किल सवाल कराना शुरू करूं जल्दी से, कॉन्सेप्ट खत्म करो पहले। 527,800 पक्का सर, इधर ओहो फिर सर 7,54,000 की टोटल कॉस्ट इनकर होगी। अब बताएं सर, मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन जी कितना जनाब, 437,320 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड अप करो कितना जी, 7,54,000, कितना बेटा परसेंटेज टर्म्स में 58%, और इधर 100%। सर मुझे बताएं क्यूमुलेटिव P&L, रेवेन्यू 58% ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 58% ऑफ टोटल रेवेन्यू 743,444 पक्का। 100% ऑफ टोटल रेवेन्यू सर, 100% ऑफ द टोटल रेवेन्यू 128,1,800 पक्का, इन दोनों को मिला के यही बनता है। अब बताएं सर, मेरे पास कॉस्ट 58% ऑफ टोटल कॉस्ट जी 437,320, और सर मेरे पास 754,000, यही है नेट सर। प्रॉफिट 306,124, फिर मेरे बच्चों 527,800 सर। फिर बताएं मेरे पास है स्टेज ऑफ कंप्लीट, सॉरी फॉर द ईयर रेवेन्यू, मुझे बताओगे एडिशनल रेवेन्यू कितना है सर। अगर प्रोबेबल होता तो
सॉल्व करें तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, गलत होगा बिल्कुल। 538356। अब बना सर मेरे पास कॉस्ट। चलो मेरे बच्चों इधर मेरा भाई 316680 नेट करें क्या आ रहा है 221676। ये है मेरे भाई। क्या हम आगे बढ़ें? सर ये 3 का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले इट वाज वर्चुअली सर्टन, बाद में नहीं हुआ तो हम हटा देंगे, हम रेवेन्यू को रिवर्स कर देंगे। बिल्कुल सही हटा देंगे उसको, बिल्कुल हटा देंगे जी। बढ़े हम आगे दोस्त। पक्का? बढ़े हम आगे। मैं अब आपको स्टैंडर्ड पढ़वाने वाला हूँ, ठीक है? मैं अब आपको स्टैंडर्ड पढ़वाने वाला हूँ, जरा सा तामुल से बैठेंगे, ठीक है जी? जी बढ़े हम आगे। पहले मुझे आपने इस सवाल का जवाब देना, ठीक है? अब देखो यार, ये डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, डिस्कशन वाले क्वेश्चन है। इसको आप रीड करो, मुझे बताओ रेवेन्यू ओवर टाइम बुक होना चाहिए या एज एट बुक होना चाहिए? शाबाश। अगर 2015 में जाके सेटल नहीं होता हम रिवर्स कर देते, डेफिनेटली रिवर्स कर देते। वन वर्ड, वर्चुअली सर्टन ले लो, वर्चुअली सर्टन नहीं है हटा दो, पहले वर्चुअली सर्टन था अब नहीं है हटा दो, पहले वर्चुअली सर्टन नहीं था अब सर्टन है डाल दो, ठीक है जी, सिंपल। जी जनाब, करूं मैं रीड इसको बेटा? हाँ जी, रीड करो भैया, रीड करो, शाबाश रीड करो मेरा भाई, शाबाश रीड करो। जी कर लिया बेटा? जी मेरे बच्चों, हो गया?
मैं रीड करूं सर इसको, क्या करना चाहिए? ओवर द पीरियड या एज एट, मतलब एक साथ, ओवर द पीरियड या एक साथ, ओवर द पीरियड एक साथ, एक साथ। चलो चेक करते हैं। ये कह रहे जनाब एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है जी, स्पेसिफिक एसेट नहीं है कोई। द पेमेंट शेड्यूल स्पेसिफाइज दैट द कस्टमर मस्ट मेक एन एडवांस पेमेंट at the inception of contract at 10%. Regular payments throughout the construction period amounting to 50% and the final payment of 40% at the end of the contract price। ये बेकार बात है। फिर वो कह रहे जनाब, सारी बातें कर रहा है सर। द पेमेंट आर नॉन रिफंडेबल अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, if the customer terminates the contract, the entity is entitled only to retain the progress payments received so far। हाँ जी मेरे भाई, क्या जितना काम मैंने किया है हर वक्त उसकी कॉम्पनसेशन और ये जो अमाउंट पे मुझे हुई भी है बराबर होंगी? हैं जी, क्या हर वक्त जो अमाउंट मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलनी चाहिए और जो मिल रही है बराबर होंगी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। 2 मिनट आप बोर्ड पे देखोगे। 2 मिनट आप बोर्ड पे देखोगे, 2 मिनट आप बोर्ड पे देखोगे। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा। यार इसका साइज कहां से इंक्रीज कर दें? ना ना इतना नहीं। हाँ जी, यही आपने एग्जांपल पढ़ी है सर I-77 की। हाँ जी, ये पूरा आ रहा है तुम लोगों के स्क्रीन पे? पूरा आ रहा है? आ रहा है नहीं? अच्छा जी, फिर आए जरा देखिए स्टैंडर्ड क्या कह रहा है इसके बारे में। स्टैंडर्ड कह रहे हैं जनाब, एट दी कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन द एंटिटी असेसेस whether its performance obligation to build an equipment is a performance obligation satisfied over time or not। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है? अब एंटिटी असेस करेगी कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू बुक करूं या नहीं। A part of that assessment, as a part of that assessment, the entity considers whether it has an enforceable right to the payment for the performance completed to date in accordance with paragraph 35C, 37, B13, B9 to B13 of IFRS 15. If the customer were to terminate the contract for a reason other than the entity's failure to perform as promised, यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो क्या कंपनी के पास लीगल राइट है अपने पैसे लेने का? है जी, उर्दू जुबान में समराइज करके बता रहा हूं। even though the payment made by the customer are non-refundable, the cumulative amount of those payments is not expected at all times throughout the contract, जी जनाब, to at least correspond the amount that would be necessary to compensate the entity for the performance completed to date। हाँ भैया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो कह रहा है भाई हर टाइम जो है ना आपकी परफॉर्मेंस के बराबर के पैसे आपको नहीं मिले होंगे, ऐसा। अगर टिल डेट की पेमेंट हमेशा एडवांस, कहानी खत्म हो गई ना, फिर तो आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब मेदत बाजी को समझाना शुरू करें, कि नहीं कैसे जी, अंग्रेजी तो मसला कर रही है। मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने आपको 10% पैसे शुरू में दिए और आपको 50% थोड़े थोड़े करके दे रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 90% काम कंप्लीट कर चुका हूं तो क्या मुझे 90% पैसे मिल चुके हैं? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे 90% काम कंप्लीट कर चुका हूं तो मुझे 90% पैसे मिल चुके? नहीं, मुझे तो अभी सिर्फ 60% मिले। कब मिलेंगे? उसका मतलब है सर, अच्छा अगर काम बंद कर दे कस्टमर तो मुझे पैसे देगा वो? नहीं, नहीं देगा, खत्म हो गई बात।
ठीक है जी। एट कंप्लीशन देगा ना, अगर दरमियान में काम बंद हो जाए, क्या मैं लीगली इंटाइटल्ड हूं अपने काम के पैसे लेने की? नहीं। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है जनाब, कंसीक्वेंटली द एंटिटी डज नॉट हैव अ राइट टू द पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। Because the entity does not have a right to payment of performance completed to date, the entity's performance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraph 35C. Accordingly, the entity does not need to assess whether the equipment have an alternative use or not. वो कह रहा है भाई जब तुम्हें अपने पैसे ही नहीं मिल रहे तो आप जो कंडीशन है उसको तो छोड़ दो फिर आप, ठीक है जी, कि भाई ये ऑल्टरनेटिव यूज है इसका या नहीं है। भाई जब तुम्हें पैसे ही नहीं मिल रहे तो तीसरी कंडीशन का एक पार्ट फुलफिल हो भी जाए तो दूसरा पार्ट फुलफिल नहीं हो रहा। फिर क्या बोल रहे जी वो, सर मैं पढ़ रहा हूं जनाब, दी एंटिटी अकाउंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। कर लोगे भैया, कर लोगे भैया? हैं सर IFRS 15 पे अभी तक जितने सवाल आए हैं उसमें से सर उसमें से 20 से 25% सवाल थ्योरी बेस्ड आए, डिस्कस करने वाले आए। कर लोगे मेरा भाई, कर लोगे? बड़े स्टेप आगे हैं जी, जवाब दे दोगे हाँ या ना? पक्का? एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब है उर्दू जुबान में एंड में, ठीक है जी। चलो मेरा बच्चा, चलो जी दोबारा है सर। अब आए जरा सर एक छोटा सा डिस्कशन और, बेटा जरा ध्यान देना, सवाल टेढ़े, हाँ ये डिस्कशन वाले सवाल है 2-3। सर अगर मैंने छुड़वा दिए ना एंड में पता लोग क्या कहेंगे, यार जो मेन चीज थी ना वही छुड़वा देता है। नहीं रीस्टेट होगा बाजी, एस्टिमेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। अतीब बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, ये कह रहे जनाब एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। डिस्कशन वाला सवाल है, मैं किसी एक से क्लास में पूछूंगा, ठीक है। A customer enters into a contract, a customer enters into a building sales contract with an entity for a specified unit that is under construction। भाई कस्टमर आता है, कहता है भाई मुझे एक फ्लोर चाहिए, एक घर चाहिए पूरी बिल्डिंग के अंदर। मैंने कहा ठीक है। Each unit has a similar floor plan and is of similar size, but other attributes are different। भाई हर घर एक ही जैसा है, लेकिन कोई वेस्ट ओपन है, कोई ईस्ट ओपन है, ठीक है जी, कोई पीछे वाली साइड में किसी में गैलरी है, किसी में नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है जी। एग्जाम्पल द लोकेशन ऑफ यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। केस 1, अब देखो कस्टमर क्या कह रहा है, द कस्टमर पेज अ डिपॉजिट अपॉन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द डिपॉजिट इज रिफंडेबल only if the entity fails to complete the construction of the unit in accordance with the contract, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सर। देखो याद रखना, रेवेन्यू पैसा रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल हम रेवेन्यू बुक नहीं करते, देख के हम रेवेन्यू बुक करते हैं अपने काम के हिसाब से, नेचर ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से हम नहीं करते, ठीक है जी। अब बताया द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स फिजिकल पोजेशन। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, नहीं दिए पैसे कस्टमर ने, नहीं चाह रहा वो काम कंप्लीट करवाना, बिफोर द कंप्लीशन द एंटिटी ओनली हैज अ लीगल राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। हाँ भाई, हाँ बाबू, ओवर द टाइम या एज एट, या ओवर द टाइम या एक साथ, ओवर द टाइम या एक साथ, सर एट आ पॉइंट इन टाइम, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, एक साथ एट आ पॉइंट इन टाइम, यही है। आओ देखो हमारे स्टैंडर्ड बाबू क्या कहते हैं इसमें। जी जनाब, at contract inception the entity applies paragraph 35C to determine whether its promise to construct and transfer a unit to the customer is a performance obligation satisfied over time. The entity determines that it does not have an enforceable right to payment for performance completed to date, because until the construction of the unit is complete, the entity only has a right to the deposit paid by the customer. Because the entity does not have a right to the payment of work completed to date, the entity's performance is not satisfied, obligation is not satisfied over time। हमें सर जब बुक करना चाहिए जब हम ये यूनिट कस्टमर को ट्रांसफर कर दें। डन है? पक्का जी, समझ में आ गया? बात भेजे में बैठ गई? चलो जी,
दूसरा पॉइंट पढ़े हम, इसके साथ आपने कुछ लफाजी अंग्रेजी बंगाली जो लिखना है वो लिख दें। ओ खुदा को मानो, अल्लाह के बंदों, ये तुम लेके जाते हो पेपर में स्टैंडर्ड, कोई वर्डिंग याद नहीं करनी है। दोनों माइंड में रेवेन्यू बुक होगा, ठीक है जी। ये मैं बिल्कुल अभी भेज देता हूं, बिल्कुल अभी भी ग्रुप पे भेज देता हूं, अभी ग्रुप पे भेज देता हूं, ठीक है। देखो कोमली क्या कह रहा है बेटा कि जब आपने एक से किसी को मकान बेचा और उसने आपको एक डिपॉजिट दे दिया, अब जब तक मकान कंप्लीट नहीं हो जाता वो आपको पैसे नहीं देगा। और अगर दरमियान में कस्टमर ने कहा कि मैं नहीं बनवाना चाह रहा मकान, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते पेमेंट के लिए। सिर्फ डिपॉजिट जो है वो आप अपने अपनी जेब में रख सकते हो। सर वो डिपॉजिट भी डे 1 पे लायबिलिटी के तौर पे बुक होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, सर्वर जो स्टैंडर्ड है ना वो आप लेके जाओगे साथ में, उसकी वर्डिंग याद करने की क्या मतलब किसी चीज की जरूरत, समझने की जरूरत है। क्योंकि पेपर में, अकाउंटिंग के पेपर में डिस्कशन वाले सवाल जब आते हैं ना, तो आप बड़े आराम से पिक कर लोगे कहां से आ रही है, ठीक है जी। नहीं कॉपी पेस्ट करके लिख लो भाई, कोई टेंशन नहीं है, अपने अल्फाज में लिखना है, अपने अल्फाज में लिख लो। वो 4-5 वर्ड्स देखता है, ठीक है जी, वो 4-5 वर्ड्स देखता है, ठीक है ना। हाँ जब डिफॉल्ट करेगा तब डिपॉजिट को हम रेवेन्यू बुक करेंगे, ठीक है जी उधर जी। बड़े हम आगे सेकंड केस देखें इसका। हाँ मेरे बच्चों, सर सर पिछले से पिछले बैच में बच्चे बहुत पढ़ने वाले थे, सवाल पूछते थे अच्छे। जो नया बैच स्टार्ट हुआ है इसमें भी बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं। जो दरमियान वाला बैच चल रहा है तुम्हारे साथ, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बाकी टोटल नशे ही है। हाँ जी, हाँ हसन आलम वाला जो बैच है, कुछ बच्चे हैं 4-5, ठीक है ना, हमजा हो गया, हसन हो गया, ठीक है ना, ये सवाल अच्छे पूछते, दानियाल हो गया। उम्मीद तुम तो बात ही नहीं करो हैं। नहीं नहीं अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है जी जनाब। सही है भाई, वैस मेमन तू भी बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जी। सर बड़े हम आगे दोस्त इसको। अच्छा यार कुछ बच्चों के ना कंप्यूटर की टाइम, जो टाइम उसके पास आ रहा है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे, तो वो थोड़ा सही कर लो उसको यार, क्योंकि आप लोग के कमेंट आते हैं ना, या तो मुझे नजर नहीं आता, वो पुराने टाइम पे होता है तो सबसे ऊपर चला जाता है। लास्ट केस में सिर्फ डिपॉजिट को रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है जी। और अगर वो सर चला जाएगा टर्मिनेट कर देगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रेवेन्यू में डाल देंगे, डन। चलो जी, अब वो कह रहे हैं, अब गौर से सुनना, आप टेक्निकल बात है। ये कह रहे हैं जनाब द कस्टमर पे द नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, इससे फर्क पड़ेगा रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? एब्सोल्युटली नॉट सर। जी सर, entering the contract and will make progress payments during the construction of the unit, the contract has a substantive term that preclude the entity from being able to direct the unit to another customer. आसान भाषा में उर्दू जुबान में ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको मना किया गया है कि आप ये एसेट किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है जी। सर लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गई हमारे ऊपर सर, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन आ गई। इफ द कस्टमर डज नॉट, sorry, in addition the customer does not have the right to terminate the contract unless the entity fails to perform. If the contract customer defaults, nahi de paise, by failing to make the promised progress payments as and when they are due, the entity would have a right to all of the consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit. भाई अगर एक कस्टमर आपको नहीं देता पैसे, आप चुप करके अपना काम करते रहो, आप चुप करके अपना काम करते रहो, जब कंप्लीट हो जाए काम तो वो आपको पैसे देगा। सर जब कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पैसे नहीं दे सकते, तो कंप्लीट होने के बाद उसका बाप देगा। नहीं, आगे देखो क्या लिखा है। वो कह रहे जनाब द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड
similar rights that entitle the developers to require the customer to perform subject the entity meeting its obligation under the contract. वो कह रहे हैं एंटिटी ने अगर अपना काम कर लिया ना तो कोर्ट का काम है कि वो आपको पैसे दिला के दे. अब बताएं सर, ओवर द पीरियड या एट अ पॉइंट इन टाइम? ओवर द पीरियड सर, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड. ऐसा है, ऐसा है सर, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही है ना बाबू? मैं जाऊं थर्ड केस पे जाऊं, थर्ड केस पे जाऊं. वाई ओवर द पीरियड? हसन आलम, आपका लीगल एंटाइटलमेंट है कि आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो कस्टमर से. हसन आलम, आपका लीगल एंटाइटलमेंट है कि आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो. वहां ओवर द पीरियड, बिल्कुल सही दानिया. तो खत्म हो गई बात. हम लीगली बाउंड है कि हम ये एसेट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. सर ओवर द पीरियड हम रेवेन्यू बुक करेंगे इसके कि मतलब वी हैव अ लीगल राइट कि हम अपने पैसे ले सके. कॉन्ट्रैक्ट पैसे, ये कोर्ट पैसे दिलवाएगा, कोई टेंशन नहीं. ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑप्शन दो, एक बंदा कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, और तो सुनो, मैं उसको कहता हूं जितने पैसे तुमने दिए छोड़ दो. ऑप्शन 1, मैं काम कंप्लीट करूंगा, कोर्ट जाके पैसे ले सकता हूं. ऑप्शन 2, ठीक है जी. अगर मल्टीपल ऑप्शन दो तो, अगर मल्टीपल ऑप्शन दो तो हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी जी. नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा काम कंप्लीट करोगे पैसे पूरे मिल जाएंगे. तो उसका मतलब है सर मैं जितना काम करता जा रहा हूँ एंड तक ले जाऊंगा, पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मेरा लीगल राइट है. अब मुझे एक बात बताएं, अगर मल्टीपल ऑप्शन हो, स्टैंडर्ड कहता है अगर 110 ऑप्शन है ना और उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको आपके पैसे दिलवा सकता है ना, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करोगे. अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और सर उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको आपके पैसे दिलवा सकता है, तो सफिशिएंट है कि आप रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक कर सकते हैं. आए जरा देखें, ऐसी कोई एग्जांपल है हमारे पास? सही कह रहे जनाब. इन दी इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है, the entity can require the customer to perform as required under the contract. मैं भाई कस्टमर को जो है ना वो बंबू करूं कि बेटा तेरा बाप भी पैसे देगा, लगा रहे पैसे देता रहे. और the entity can cancel the contract in exchange for the asset under construction. हाँ जी. and an entitlement to a penalty. हाँ जी. मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कस्टमर को कंपेल कर सकता हूँ कि मेरे पैसे दे? हाँ जी. क्या कस्टमर को लीगल राइट, तो लीगल राइट हो तो, बट प्रैक्टिस में पैसे इररिकवरेबल हो तो फिर हम सर लीगल राइट को देखेंगे. ठीक है जी. देखो मैं एक बात बताऊं, इन सब्सटेंस भी आपने चीजें देखनी है और इन लेटर भी आपने चीजें देखनी है. ठीक है जी. अगर आपको लीगल, आपका लीगल राइट है, सफिशिएंट, आप रेवेन्यू बुक कर लो. ठीक है ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी हुई है तो कहानी खत्म. अच्छा ये कह रहे हैं भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कस्टमर से कहें कि भाई जो तुमने पैसे दिए वो भी गए और यह मकान अब तुम्हारा नहीं है. दूसरा ऑप्शन ये कि हम उस बंदे को कहें कि भाई पैसे देने पड़ेंगे आपको, सर पैसे देने पड़ेंगे, और मैं उसको कंपेल कर सकता हूँ पैसे देगा, उसका बाप भी देगा. तो बताएं सर मेरे पास जितने भी ऑप्शन हो उसमें से एक ऑप्शन भी ऐसा है कि जो मुझे पैसे दिलवा सकता है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा मुझे एक चीज और बताओ सर, सुनो गौर से सुनना. हफ्सा ने एक सवाल पूछा है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ. हफ्सा ने ये पूछा है कि अगर एक कस्टमर है, ठीक है, उसको मैं जमीन पे घर बना के दे रहा हूँ, अपनी जमीन पे बना के दे रहा हूँ, उसको घर बना के दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पक्का पता है कि यार ये बंदा, अच्छा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये बंदा जितने में काम करते जाऊंगा साथ साथ में पैसे देता जाएगा. सर जब काम 70% कंप्लीट हुआ ना तो वो बंदा बैंकक्रप्ट हो गया. अब बताओ क्या मैं रेवेन्यू रिवर्स कर दूं? मैं रेवेन्यू रिवर्स कर दूं? है क्या यहाँ पर कहीं कंडीशन दी है कि वो पैसे आपको मिल सकते हो? ये तो लिखा है ना कि आपकी लीगल एंटाइटलमेंट हो. ठीक है ना. लीगल एंटाइटलमेंट से लिंक किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन से लिंक नहीं किया. ऐसा है या नहीं? तो आप रेवेन्यू तो बुक करेंगे, साथ ही साथ आप बैड डेट्स बुक कर लेंगे. आप रेवेन्यू बुक करेंगे लेकिन साथ ही आप क्या करेंगे? बैड डेट्स बुक कर लेंगे. ठीक है जी. साथ ही आप बैड डेट्स बुक कर लेंगे. चले जी हम आगे जाएं दोस्त, हम आगे जाएं. अब बताओ ये बहस रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक होना चाहिए, एट अ पॉइंट इन टाइम बुक होना चाहिए, कर लोगे? लिख लोगे? पक्का?
चले जी, अब आए जरा एक सवाल सॉल्व करते हैं सर। मैं आपको छोटा सवाल दे रहा हूं खुद, ठीक है? कर लोगे? कर लो, देख लो क्या लिखना है इसमें। इसमें कौन सी लिखने की चीज है? ये ऑप्शन वाला केस है ना, केस 3। या तो कस्टमर को बोलोगे भाई आप एक काम करो, छोड़ दो पैसे वैसे, छोड़ दो, मैं घर रख रहा हूं, या तो आप मेरे पैसे दो भाई, जितना काम मैंने किया उसके पैसे दो। तो सर अगर आप सामने वाले कस्टमर को कंपेल कर सकते हो तो ठीक है। बढ़े आगे हम, बढ़े, चलो जी। सर मुझे आपने ना एक छोटा सा सवाल सॉल्व करके देना है सर। सर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेवेन्यू है 100 रुपए का, गौर से सुनना। कॉस्ट टू डेट है सर 40 रुपए की, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी है 40 रुपए, ठीक है जी। सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन है से 40%, ठीक है जी। सर हमने 80% बिलिंग की है और हमने 90% कलेक्शन किया। सर मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दे दो। सर मुझे बताएं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी दी हुई है, मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट चाहिए। शाबाश। पाकिस्तानी ज्यूरिसडिक्शन में रिकवर कर सकते हैं वर्क डन के लिए, जो नहीं भी किया उसके भी रिकवर कर सकते हो, जो नहीं भी किया उसके भी रिकवर कर सकते हो। सर कौन सा वकील करना पड़ेगा बेटा? जज करना पड़ेगा, जज कर लो, जज। सही जी। शाबाश जी। सर मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट चाहिए। शाबाश। नहीं, बिलिंग हमने की है 80% और जितनी बिलिंग की है उसका 90% कलेक्ट किया है। सर जल्दी, 3 मिनट है आपके पास। शाबाश, 3 मिनट है, 3 मिनट। माफ करे। उम्र मेंटेनेंस की अमाउंट है कितनी, जो रीजनेबल अमाउंट हो वो, मतलब। हाँ अस्सलाम उमर, मैं ग्रुप पे बात नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ यार, ये अमाउंट क्या रखी क्या आप लोग? ये मैं पर्सनल लेवल पे आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रुप में पूछना मुनासिब नहीं है, उनके साथ आप लोग अलग हिसाब है। लेकिन इस पे अमाउंट आप लोगों ने रखी क्या है? और रखी का मतलब ये कि जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो कोई फैसिलिटी आप लोगों ने नहीं दी है, ठीक है ना? ना कोई जनरेटर चला है पूरे 8 8 7 6 महीने या 5 महीने जो भी हो चुके हैं, एक दिन जनरेटर नहीं चला, ठीक है ना? तो इसको आप देख लो, बता दो कि क्या हिसाब किताब है।
जी मेरे भाई, मैं कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो यार इस सवाल में करना ये था कि रेवेन्यू आ रहा है मेरे पास 100 रुपए का। सर मेरे पास कॉस्ट टू डेट है कितने की? 40 की। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी मेरे पास 40 का है। सर मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 20 का है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने ऑलरेडी दी हुई है कितने की? 40 की। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं पीएनएल बनाने जाऊंगा तो सर मैं देखूं तो रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है कितने का? कितने का भैया? 40 रुपए का। सर मेरे पास कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का 40%, कॉस्ट चार्ज टू पीएनएल जी। कितना भैया? 40% ऑफ 80, 32। सर मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 8 रुपए का। बताया मैंने जनरल एंट्रीज क्या पास की होगी? सबसे पहले सर प्रोग्रेस बिल्स जो मैं रेस कर सकता हूं, डेबिट कितने से? 40 से। और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 40 से। बताया मैंने 80%। प्रॉफिट जीरो क्यों रखेंगे बाजी? कहां से आ गया ये वाला हिसाब किताब? कौन सी फ्रीक्वेंसी कैच कर रही होती हो तुम भाई? मतलब सर पार्ट 2 जी जनाब। भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई हो सकता है, तभी मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया था। ठीक है जी। 40% पे बेटा दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्टन होता है जी। सर अब बताएं मैंने कितने की बिलिंग की है? 80%। तो बताओ मैं क्या करूं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 40 का 80%, दैट इज 32। ऐसा ही है सर। एक एंट्री आप पास करना भूल गए, वो एंट्री पहले पास करें सर। आप पास करना भूल गए। पहली एंट्री है सर मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से? 40 रुपए से, और कैश क्रेडिट 40 रुपए से। डन। दूसरी एंट्री, प्रोग्रेस बिल्स डेबिट कितने से? सर 40 रुपए से, और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 40 रुपए से। बताओ इसमें से कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैं पीएनएल में डालूं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या सर्विस क्रेडिट कितने से? 32 रुपए से। ऐसा। और बाकी बाकी ऐसा। मुझे बताओ कितने रुपए का खर्चा आपने इनकर किया लेकिन पीएनएल में चार्ज नहीं कर सके? कितने रुपए का खर्चा आपने इनकर किया लेकिन पीएनएल में चार्ज नहीं कर सके आप? 8 रुपए का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चौथी चीज सर बताएं सर, मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर रहा हूं 80%। 40 का 80% कितना जी? 32 से। और प्रोग्रेस बिल्स कितने से? 32 से। मुझे एक बात बताएं सर, अब मैंने 32 रुपए का जो रेवेन्यू बुक किया था 40 रुपए का, उसमें से 32 रुपए की बिलिंग कर दी। कितने रुपए का अनबिल्ड रेवेन्यू है? अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का? 8 रुपए का। वेरी गुड। अब बताएं सर, मैंने 5वीं एंट्री जितने की बिलिंग की है उसमें से मैंने पैसा रिसीव कर लिया 90%। कितना जी? 32 का 90% जी कितना? 28.8। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 28.8। ऐसा ऐसा। अच्छा जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो बताओ बैलेंस शीट में सबसे पहले WIP यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का रिमेनिंग पार्ट आ रहा होगा। कितने का भैया? कितने रुपए का मैंने खर्चा किया? 40 का। पीएनएल में कितना डाला? 32 का। 8 रुपए आना चाहिए। 8 रुपए आना चाहिए WIP या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम पे। यस सर। फिर अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू कितना है सर मेरे पास? प्रोग्रेस बिल्स 40 से रेस किए, 32 से खत्म किए। कितने जी? 8 रुपए। आप इसको डायरेक्ट प्रोग्रेस बिल्स भी लिख सकते हो। ठीक है जी। जनरली इसका नाम क्या होता है? अनबिल्ड रेवेन्यू। डन। तीसरी चीज मेरा बच्चा, तीसरी चीज वो क्या है सर? अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आप कहते हो अनकलेक्टेड बिल्स। बिल्स नॉट येट कलेक्टेड, अकाउंट रिसीवेबल। कितना भैया? 32 माइनस 28.8 कितना बेटा? 3.2। ऐसा। और सर बाज़ औक़ात लोग इसको एड अप कर देते हैं और कहते हैं ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर।
ठीक है जी। इसको ऐड करना ऑप्शनल है, एक नाम देना ऑप्शनल है। कुछ लोग इसको फेस पे नाम दे रहे होते हैं, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और ये ब्रेकअप जाके नोट्स में दिखा रहे होते हैं। कुछ लोग इसको फेस पे दिखा रहे होते हैं, मर्जी आपकी अपनी। ये ब्रेकअप फेस पे दिखाना, फेस पे दिखा दो, ये एंड पे जाके दिखाना, एंड पे जाके दिखा दो, मर्जी तमाजी ऐसा है। बड़े से जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। बीएफडी का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो गया भाई। देखो, प्रोग्रेस बिल्स और अकाउंट रिसीवेबल में फर्क है। प्रोग्रेस बिल्स वो बिल्स हैं जो आप रेज कर सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल वो बिल्स हैं जो आप रेज कर दिए आपने। इसको जूम आउट कर दो। इक्विटी साइड नहीं शो करनी, कैश भी नहीं शो करना। एक्सेप्ट में बेटा सिर्फ रिसीवेबल्स पेबल्स आ रहे होते हैं। जी मेरे बच्चों, बढ़े। ये एसेट साइड पर आएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे फिर सैटरडे वाले दिन, ठीक है जी। ठीक है, वाह वाह। अच्छा, अगर तुम लोग रुको तो मैं आपको पीडीएफ दे दूं इसका जी। पीडीएफ दे दूं? जी मोहम्मद दानियाल, अभी अभी दे देता हूँ, रुक जाओ। हर गजब का है दिन, सोचो जरा। अबे नहीं यार, नहीं, सॉरी 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 सॉरी। बस एक मिनट रुक जा बस बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। प्रोग्रेस बिल्स रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या डायरेक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? देखो, रिसीवेबल का मतलब होता है वो क्लेम जो हम क्लेम कर चुके हैं, वो अमाउंट जो हम क्लेम कर चुके हैं, ठीक है जी। प्रोग्रेस बिल का मतलब है वो अमाउंट जो हम क्लेम कर सकते हैं, दोनों में फर्क है।
तो आप आवाम को बताते हो कि भाई ये मैं क्लेम कर चुका हूं और ये मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। ठीक है जी। कर देता हूं बेटा। दानियाल मेरी जान, मुन्ना, पप्पू, चुनू, मुन्नू काइंडली रिप्लाई आई टॉक टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अबे भाई मैं तुझे बुला लूंगा, साथ रुक जा मेरी जान। अभी यहाँ इससे बड़े मसले लगे हुए जिंदगी में। देखो भाई IFRS 15 का एंड आउट आप तक आ गया। लोकल लॉ विल स्टिल प्रिवेल। क्या करना, ले लो जाओ। मुबश्शिर उर्दू जुबान में समझा दो, इतनी लंबी कहानियां लिखी हैं। Local law is still prevailing in 99% cases fall in favor of the seller event it is mentioned in the contract. The buyer will not be bound to any consideration. नहीं बेटा नहीं, बायर लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड होना चाहिए। ठीक है जी, आ गया भाई, आ गया मेरे बच्चों। अभी तक हमने जितना IFRS 15 पढ़ा है इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी, देख लोगे। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। ठीक है जी, बाय जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज सर, वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें ताकि आपको पोर्टल का एक्सेस मिल जाए। ठीक है जी, ताकि आपको पोर्टल का एक्सेस मिल जाए। रजिस्ट्रेशन का मतलब है सही फीस खड़ी है बाबा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।